क्या आपके शहर में जिंदगी आसान है? सोचिए, आप सुबह घर से निकलते हैं, ऑफिस जाना है। बस कब आएगी पता नहीं। मेट्रो स्टेशन तक फुटपाथ टूटा हुआ है, सड़क पार करते समय ट्रैफिक से बचना है और शाम को वापस आते आते 2 घंटे से ज़्यादा निकल जाते हैं। फिर घर पहुंचकर सिर्फ इतना समय बचता है कि बिजली, पानी का बिल, बच्चों की पढ़ाई, सब्जी, राशन का बंदोबस्त हो जाए और अगले दिन की तैयारी। अब सवाल यह है कि शहर ने आपको क्या दिया? नौकरी दी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दी, ठीक है, लेकिन क्या खुद के लिए समय दिया? क्या थोड़ी राहत, खुली हवा, परिवार के साथ जीने की जगह और समय दिया? हम अक्सर शहरों को उनकी ऊंची बिल्डिंग्स, बड़े मॉल्स, एक्सप्रेसवेज और जीडीपी से उनकी तुलना करते हैं, लेकिन शहर की असली परीक्षा ये है, क्या आम आदमी की जिंदगी उस शहर में आसान है? क्या आप आसानी से अपने ऑफिस पहुंच सकते हैं बिना ट्रैफिक में फंसे, बिना सड़क पर अपनी जान जोखिम में डाले? अभी हाल ही में हमने देखा मुंबई में, पुणे में, इवन गुजरात के कुछ शहरों में पैदल चलना कितना खतरनाक हो गया है। यहाँ तक कि कुछ बाइक्स भी सड़क में जो गड्ढे हो गए थे उसमें गिर के चोटिल हो गए, कई लोगों की जान चली गई। क्या हमारे शहरों में लोग सड़क पर जो पैदल चल रहे हैं वो सुरक्षित हैं? क्या बच्चे सुरक्षित रूप से हमारे शहरों में खेल सकते हैं? क्या बुजुर्ग और महिलाएं रात में शहर में घूम सकती हैं बिना किसी डर के? क्या बस स्टॉप, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट और पार्क तक पहुंचना आसान है सभी के लिए? क्योंकि किसी भी शहर की असली पहचान उसकी स्काईलाइन नहीं हो सकती। उसकी पहचान होगी कि वहां के नागरिक रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा अनुभव करते हैं, क्या उनकी जिंदगी शहर आसान बनाता है। आज की वीडियो में हम इसी सब्जेक्ट पे बात करेंगे। हाल ही में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी बीसीजी ने बिल्ड टू चेंज सिटीज ऑफ चॉइस रिपोर्ट जारी की। इसमें उसने दुनिया के 80 शहरों को 5 बड़े पैरामीटर्स पर परखा। पहला पैरामीटर्स था स्पीड ऑफ चेंज, यानी शहर कितनी तेजी से बदल रहे हैं। दूसरा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, उस शहर में कितनी है। तीसरा था क्वालिटी ऑफ लाइफ, यहाँ पे लाइफ जो लोग जी रहे हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है, क्या उनके पास बेसिक सर्विसेज आसानी से उपलब्ध हैं। सोशल कनेक्शन, क्या शहर उनको सोसाइटी से, कम्युनिटी से, एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए सुविधाएं मुहैया कराता है। तीसरी चीज थी कि जो गवर्नमेंट के साथ लोगों का कैसा अनुभव है, यानी कि अगर वो मान लीजिए कोई कंप्लेन करते हैं तो उसका कितने दिन में समाधान हो जाता है या उनको बार बार ऑफिस में चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये 5 मोटे मोटे क्राइटेरिया पर इन्होंने शहरों को रैंकिंग की। लेकिन इस रिपोर्ट की जो सबसे अहम और ख़ास बात है, इन्होंने सिर्फ रोड्स, होम, एयरपोर्ट और यूटिलिटीज़ के आधार पर जो शहरों को रैंक नहीं किया या उनको बताया नहीं, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा आधार था इस कंपटीशन का, जो रैंकिंग का जो इनके मानक थे, वो उसमें इन्होंने नागरिकों को सेंटर में रखा। यानी कि उनको इस बात पे शहरों की रैंकिंग हुई कि वे नागरिकों का जीवन कैसे बेहतर कर पा रहे हैं। इसी रिपोर्ट में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, टेक होम लाइफ वैल्यू। हम सभी ने सुना होगा टेक होम सैलरी, यानी कि आपके अकाउंट में जितने पैसे आते हैं वो कितनी है, टेक होम सैलरी। लेकिन इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, टेक होम लाइफ वैल्यू। ये क्या है? यानी दिन भर काम करने और शहर में रहने की कीमत चुकाने के बाद आपके पास कितना जीवन बचता है। ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बारे में हमारे देश में बहुत चर्चा नहीं होती है। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है, लेकिन अगर उसका एक बड़ा हिस्सा रेंट, स्कूल फीस, इलाज, कम्यूटिंग यानी कि मेट्रो, बस का किराया या आप कार यूज़ करते हैं तो उसका खर्चा, टैक्सेस और डेली एक्सपेंसेस में चला जाए, तो आपकी वास्तविक आय कितनी बचेगी? और
उसके ऊपर से यदि रोज 2 से 4 घंटे ऑफिस आने जाने में निकल जाएं तो आपके पास ना तो पैसे बच रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे महंगे शहर में रहते हैं जहां पर आप इन सारी ज़रूरतों को पूरा करने में अपना पैसा खर्च कर देते हैं, और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके पास ना पैसा बच रहा है और ना समय, अगर आप ट्रैफिक में फंसते हैं और आपका ऑफिस और आपका घर की दूरी बहुत ज़्यादा है। तीसरी चीज़ जिसका आपका नुकसान हो रहा है वो है आपकी एनर्जी, यानी कि अगर आप सारा समय ऑफिस और कम्यूटिंग में दे रहे हैं तो आपके पास ना तो एनर्जी बचती है ना ही टाइम जो आप अपने परिवार के साथ खर्च कर सकें, क्योंकि वो भी तो लिमिटेड ही है, वो भी आप खर्च कर रहे हैं। तो जो समय ट्रैवलिंग में जाता है तो वो समय आप अपने परिवार के साथ बिता सकते थे। इससे आपकी हेल्थ भी अफेक्ट होती है। अगर आपके शहर की मोबिलिटी बेहतर हो तो वो समय, वो एनर्जी जो आप कम्यूटिंग में बिता रहे थे, वो आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए वो समय निकाल सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, और इसमें बेहतर मोबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपका समय जो है आपको सिर्फ वापस मिलना, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि आपका समय बर्बाद कहाँ होता है। आप बस का इंतज़ार करते हैं, आपको पता नहीं बस कब आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। उसके बाद आप ट्रैफिक में भी फंस जाते हैं। शहर का जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की सर्विसेज हैं, उनकी वजह से अगर आपका समय जाता है, आपकी ज़िंदगी दुश्वार होती है, वो मुश्किल होती है, तो वहाँ पे शहर जो है आपसे आपका समय भी छीन रहा है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की जो एनालिसिस है उसमें सभी शहरों में काम पर आने जाने का जो समय है औसतन 6% बढ़ा है। यानी कि जो उनकी लास्ट रिपोर्ट आई थी और अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने जो एवरेज निकाला है, यानी कि जो कम्यूटिंग टाइम है उसका जो परसेंट है वो 6% तक बढ़ा है। इसका एक प्रमुख कारण है सड़कों पर कार्स की संख्या का बढ़ना, जो लगभग सभी शहरों में नंबर्स जो है वो बढ़े हैं, जो 2023 के बाद लगभग 7.5% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो जो विकास है, जो शहरी विकास है, और उसका मायने क्या रह जाते हैं लोगों के लिए। हम अपने देश में या किसी दूसरे देश में भी, कई सारे जो देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हम अक्सर डेवलपमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर से मापते हैं। कितने फ्लाईओवर्स बने, कितनी नई सड़कें बनी, कितने टावर्स खड़े हुए, कितना शहर में इन्वेस्टमेंट आया। लेकिन उस शहर में जो नागरिक रह रहा है, उसका जो डेली फ्रस्ट्रेशन है, जो उसकी डेली रोजमर्रा की दुश्वारियां हैं, उससे किसी भी शहर का डेवलपमेंट मापा जाना चाहिए। क्या जिस बस पे रोज सफर करता है वो समय पे आई? क्या बारिश हुई और शहर में उसको गड्ढे नहीं मिले, वो आराम से अपने मेट्रो स्टेशन तक, अपने ऑफिस तक, बस स्टॉप तक, स्कूल तक आसानी से पहुंच सका? क्या जब वो सड़क पार कर रहा था तो वहां पर उसके लिए सड़क पार करना सुरक्षित था? क्या घर में साफ पानी की जो सप्लाई है वो बराबर है? क्या कंप्लेन के बाद सरकार की तरफ से उसके जवाब मिला और उसका जो प्रॉब्लम थी उसको भी सॉल्व किया गया? तो अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर और लिव्ड एक्सपीरियंस को बराबरी पे रख सकते हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हुआ है और वहां के रहने वालों का जो लिव्ड एक्सपीरियंस है वो भी बेहतर हुआ है। एक फ्लाईओवर किसी भी शहर में जरूरी हो सकता है, ट्रैफिक से आपको निजात मिल जाता है, लेकिन उतनी ही ज़रूरी मेट्रो लाइन है और उतना ही ज़रूरी है कि हम मेट्रो स्टेशन से सुरक्षित पैदल अपने घर पहुंच सकें, या जहां पर हमें पहुंचना है, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, वो आसानी से पहुंच सके। इन बस से कनेक्टिविटी है या नहीं, घर का किराया जो आम नागरिक की पहुंच से बाहर है, तो अगर हम तब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसको हम पूरा नहीं मान सकते, ये अधूरा डेवलपमेंट है। हमारे शहरों को प्रोजेक्ट्स पे नहीं, आउटकम्स पर ध्यान देना होगा। प्रोजेक्ट्स हमने बहुत सारे चलाए, बहुत सारे मिशन चलाए, लेकिन उनका आउटकम क्या है, यानी उनका आउटकम हमें नापना चाहिए, मापना चाहिए कि लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया। इस रिपोर्ट पे स्पीड ऑफ चेंज की बात भी की गई है कि लोग केवल ये नहीं देख रहे हैं कि शहर आज कैसा है,
हम ये भी देख रहे हैं कि शहर कल कैसा होगा। क्या शहर में गर्मी, बाढ़, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन और एम्प्लॉयमेंट की बदलती ज़रूरतों को ध्यान में रखा जा रहा है या नहीं, यानी कि इन बदलती ज़रूरतों के हिसाब से शहर बदल रहे हैं या नहीं। जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की जो रिपोर्ट है उसमें स्पीड ऑफ चेंज को इंपॉर्टेंस दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार जो शहर तेजी से सीखते हैं, सुधार करते हैं और आम नागरिकों का अनुभव बेहतर बनाते हैं, वहाँ के लोग शहर से जुड़ाव भी महसूस करते हैं और उसे दूसरों को रिकमेंड भी करते हैं। और ये रिकमेंडेशन ज़रूरी क्यों है और हमें नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने की जो ज़रूरत है वो शहर के हित में भी है, क्योंकि आजकल हर शहर टैलेंट अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान दिल्ली या बेंगलोर में रह रहा है या मुंबई में रह रहा है, वहाँ ऑफ कोर्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पर उसको बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिल रही हैं। तो अगर हम देखें कि वहाँ के लोगों की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से अगर शहर बदल रहा है तो वो टैलेंट भी अट्रैक्ट कर सकता है। रिपोर्ट में जो इस मामले में चाइना का जो शेंजन शहर है उसको पहला स्थान दिया है, उसके बाद रियाद, ताशकंद और दोहा जैसे शहरों के नाम आते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें भारत के हर शहर को शेंजन की तरह बना देना है, क्योंकि हर शहर की अपनी अलग ज़रूरतें हैं। जैसे मुंबई में अगर लोकल ट्रेन अच्छा काम कर रही हैं, दिल्ली में मेट्रो अच्छा काम कर रही है, तो हमें ना दिल्ली में ज़रूरत है कि हम मुंबई को कॉपी करने की कोशिश करें और ना ही मुंबई को ज़रूरत है कि हम दिल्ली को कॉपी करने की कोशिश करें। हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि हमें अपने नागरिकों की ज़रूरत समझनी चाहिए। हो सकता है कि लोग कुछ दिन किसी बड़े एक्सप्रेस वे, पार्क या किसी तरह के जो प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन होते हैं उससे वो प्रभावित हो सकते हैं कुछ समय के लिए, कि एक फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन हो गया, तालियां बज गई, चर्चा हो गई। लेकिन अगर उनका जीवन शहर बेहतर नहीं कर रहा है, अगर उनके शहर की हवा खराब है, अगर वो शहर में गंदगी देख रहे हैं, रोज उनको उससे दो चार होना पड़ता है, फुटपाथ साफ नहीं है या है ही नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिलायबल नहीं है, कब आएगी बस, कब नहीं आएगी उनको नहीं पता, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर वो इन सभी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ये जो विकास की कहानी है, ये डेवलपमेंट की कहानी है, ये अधूरी रहेगी। भारत में पेडेस्ट्रियन को लेकर अक्सर हम देखते हैं एक बहस छिड़ती है कि क्या हमें वाकई फुटपाथ की ज़रूरत है, क्या उनको हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है। वो आपको देखने को भी मिल जाएगा कि क्या हालत है हमारे बहुत सारे शहरों के फुटपाथ की। लगभग हर शहर में कहीं फुटपाथ पर गाड़ियां खड़ी मिलेंगी, कहीं पे वो टूटा फूटा होगा, कहीं ऊंचा नीचा, कहीं जगह तो है ही नहीं। लेकिन पैदल चलने का जो सवाल है सिर्फ वो वॉकिंग का नहीं है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी सक्सेस बनाने का एक जरिया है। क्योंकि अगर बस, मेट्रो और ट्रेन तक पहुंचने के लिए हर नागरिक को वो पैदल चलना ही पड़ता है। जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो आपको वॉकिंग जो फुटपाथ्स हैं उन पे आपको काम करना ही होगा अगर आपको अपनी बसेस को, अपनी मेट्रोस को सफल बनाना है। यदि स्टेशन तक जाने का जो रास्ता है वही सेफ नहीं है, वहाँ पर ही गड्ढे हैं, वो लोग पैदल नहीं चल सकते, तो जो मेट्रो का जो एक्सपेंशन है वो अपनी पूरी कैपेसिटी तक नहीं पहुँच सकता, ना ही आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सफल हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे शहरों में आप देख रहे होंगे कि जो कार्स के लिए जो शहर को डिज़ाइन किया जाता है उस पर अब फोकस करने के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि क्या हम पेडेस्ट्रियन के लिए जगह छोड़ रहे हैं या नहीं, हम क्या लोगों के लिए पब्लिक स्पेसेस बना रहे हैं या नहीं। हमारे यहाँ पे पब्लिक स्पेसेस की बात हो रही है तो हम देखेंगे कि बहुत सारे पार्क्स के बारे में चर्चा होती है। जो हमारे पब्लिक पार्क्स हैं अगर उन्हें हम एक लग्जरी की तरह देखते हैं। हम पहले कोशिश करते हैं कि सबसे पहली इंपॉर्टेंस है रोड, उसके बाद पार्किंग बना दीजिए, फिर बिल्डिंग्स बना दीजिए, पार्क का देखा जाएगा। लेकिन और ये उन शहरों में बहुत ज़रूरी है और बहुत उसकी कमी देखने को मिलती है जहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो प्लान नहीं है, प्लान तरीके से नहीं हो रहा है। लेकिन पार्क या कोई भी जो पब्लिक स्पेस है वो लग्जरी वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर वही फिर से मैं आऊँगा टेक होम लाइफ वैल्यू पे,
कि कोई भी पार्क अगर है, अगर कोई आदमी काम करके दिन भर की थकान के बाद शहर में अपने घर वापस आता है, अपने मोहल्ले वापस आता है और उसके पास सांस लेने की जगह नहीं है, एक जगह ठहर के आसपास के लोगों के साथ बात करने की जगह नहीं है, वो भी, तो उस शहर में उसके लिए जो टेक होम लाइफ वैल्यू है वो कम हो जाती है। और शहर के लिए जो पार्क हैं क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह भी काम करते हैं, क्योंकि ये जो ग्रीन पॉकेट्स की हम बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली जो हीट आइलैंड इफेक्ट है उस पर असर डालते हैं। बारिश का जो आपका है, जो स्पॉन्ज सिटी का कॉन्सेप्ट है, उसकी तरह भी काम करते हैं। बहुत सारा जो बारिश का पानी आता है जो रोड में भर जाता है, तो इस तरह के अगर हम ग्रीन पॉकेट्स रखेंगे तो वो उसको में भी हेल्प करते हैं। सोशल कनेक्ट जो होता है मोहल्लों में वो बेहतर होता है। लेकिन सवाल सिर्फ पार्क की संख्या का नहीं है या पार्क को बना देने का नहीं है, सवाल है उसको एक्सेसिबल बनाने का भी। क्या पार्क सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल है? क्या वहाँ महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या वो वास्तव में सबके लिए, क्या उसको गेटेड इनक्लेव बहुत सारी जो प्राइवेट कॉलोनीज हैं, RWAs हैं, उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करने लग गई हैं? तो क्या सभी लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं? ये भी हमें अपने शहरों में देखने की ज़रूरत है। अभी हम हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी जो है, लिवेबिलिटी की, इस रिपोर्ट में भी ये सामने आया है कि लिवेबिलिटी की सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो है हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी। BCG की रिपोर्ट के अनुसार यूरोप और उत्तर अमेरिका के में प्रति वर्ग मीटर हाउसिंग प्राइसेस पर स्क्वायर मीटर का जो रेट है वो 25% बढ़ा है, और ग्लोबल लेवल पर मॉर्गेज जो रेट है उसमें भी लगभग 40% से भी ज़्यादा इजाफा देखा गया। भारत का संदर्भ अलग हो सकता है, लेकिन जो फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्या काम करने वाले लोग अपने वर्क प्लेस के आसपास एक सम्मानजनक, सुरक्षित और किफ़ायती घर में रह सकते हैं? यदि जॉब एक तरफ है और हाउसिंग की जो फैसिलिटी शहर प्रोवाइड कर रहा है वो एक दूसरे कोने में, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम कमज़ोर है, लोगों को कम्यूटिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो शहर जो है नागरिकों पर एक तरह का टैक्स लगा रहा है। वो कैसा टैक्स है? जो एक्स्ट्रा टैक्स है, दैट इज़ टाइम टैक्स, यानी कि उनको उस फैसिलिटी को एक्सेस करने के लिए अपना समय देना पड़ रहा है। और ये टैक्स सबसे अधिक उन लोगों को चुकाना पड़ता है जिनकी आय कम होती है, जिनके पास ऑप्शंस कम होते हैं। सरकार का अनुभव भी मायने रखता है कि शहर की जो गुणवत्ता है, यानी कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो केवल रोड और पार्क से ही ना तय हो जाए, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसी से ना तय हो जाए। वो ये डिसाइड करें कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो अपनी ज़रूरत से, उनका अनुभव शहर में रहने का कैसा है, यानी कि लिव्ड एक्सपीरियंस कैसा है। क्या कोई भी जो सरकार है, जैसे उन लोगों को जो फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, एक्सेस करने में, क्या वो उसको आसान बना पा रही है? क्या कोई सर्टिफिकेट, बिल पेमेंट या कंप्लेन मोबाइल से हो सकती है? तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर जाने की क्या ज़रूरत? बहुत सारे शहरों में हो रहा है ऐसा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि जो कंप्लेन रिड्रेसल है उसकी भी, क्या अगर उन्होंने कंप्लेन कर दी ऑनलाइन, उसकी स्टेटस ट्रैकिंग, उसका फॉलोअप और उसका रिजोल्यूशन, क्या नागरिक जो है वो उससे संतुष्ट है उस शहर में या नहीं? उसको पता है कि उसकी समस्या कितने दिन में सॉल्व हो जाएगी? इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया के कई शहरों में नागरिकों की ये जो भावना है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट का रिस्पांस है, वो बेहतर हुआ है कि वो स्थानीय निर्णयों को प्रभावित भी कर सकते हैं। ये भी इस रिपोर्ट में निकल के आया है। और ऑनलाइन टूल्स से सामान्य समस्याओं को हल करने की जो क्षमता है उसमें 3 गुना सुधार भी हुआ है। और सिटी डेवलपमेंट जोड़ने के लिए जो मोबाइल ऐप्स हैं, बहुत सारे शहरों ने अपने मोबाइल ऐप्स भी निकाले हैं, और उसका जो परसेंटेज है वो लगभग 200% है। लगभग इसमें 2 गुना की जो इजाफा है वो दर्ज किया गया है। इंडियन सिटीज़ के लिए इस तरह की रिपोर्ट को समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम ऐसी रिपोर्ट आती हैं, पढ़ते हैं और फिर बुला दी जाती हैं। लेकिन इस तरह की रिपोर्ट्स को हमें समझना इसलिए ज़रूरी है कि हमें
ये देखना होगा कि दूसरे बड़े शहरों में, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के शहर हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, वो क्या ऐसा अलग कर रहे हैं कि उनके नागरिकों का जीवन बेहतर हो रहा है। तो भारत के सामने एक बड़ा अवसर भी है और एक चुनौती भी कि हमारे जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और सर्विसेज हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा, क्योंकि हम मानते हैं लगभग 35-36% के आसपास ही हमारी अर्बन जो आबादी है वो है, तो हमारा जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज का जो बड़ा हिस्सा है अभी भी बनना है। तो आज जो हम फैसले लेंगे उससे आने वाले जो दशक हैं, आने वाला जो कई साल हैं, उससे शहरों में आने वाले या शहरों में रहने वाले करोड़ों नागरिकों की ज़िंदगी हम आज तय कर सकते हैं, यानी कि जो आज हम अर्बन डेवलपमेंट में डिसीजन लेते हैं। तो हमें अपने आप से सवाल ये पूछना होगा कि क्या हमें केवल कार्स के लिए रोड्स बनानी है या हमें पेडेस्ट्रियन, साइकिलिस्ट, बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांग नागरिकों का भी ध्यान रखना है। क्या हम केवल बिल्डिंग्स बनाएंगे या उनके आसपास पार्क, स्कूल, क्लिनिक और रिलायबल ट्रांसपोर्ट पर भी ध्यान देंगे? क्या हम केवल जीडीपी ग्रोथ की बात कर लेंगे, लेकिन ऐसी ग्रोथ का क्या फ़ायदा जहां पर नागरिक को जो ज़िंदगी है, नागरिक वो बेहतर महसूस ना कर सके, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वही बेहतर ना महसूस कर सकें। क्योंकि शहर की असली ताकत इस बात से नहीं तय होती कि वहाँ कितने फ्लाईओवर्स हैं, कितने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस बात से तय होती है कि वहाँ का आम नागरिक या वहाँ पर बाहर से आने वाले लोग कितनी आसानी, कितनी सुरक्षा, कितने डिग्निटी और सुकून के साथ जी सकते हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि भारतीय शहरों की जो असली सफलता है अब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा के एक्सपीरियंस से तय होंगी। मुख्य बातें जिन पर ध्यान रखने की ज़रूरत होगी वो होगा हाउसिंग, यानी कि उसको हमें अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना होगा। जो कम्यूट हमारा है, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, बेहतर करना होगा। उसमें हमें पेडेस्ट्रियन पाथवेज, फुटपाथ्स की भी बात करनी होगी। सेफ्टी और एयर क्वालिटी एक बड़ा मुद्दा हमारे शहरों में निकल के आ रहा है, उस पर हमें ध्यान देना होगा और हमें ये मानना होगा कि शहर को बेहतर बनाने के ये ड्राइवर्स हैं। भारतीय शहरों को तेजी से इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम अभी जो बारिश में मुंबई का हाल हुआ, पुणे का हाल हुआ, बहुत दूसरे शहरों का हाल हुआ, वो हम देख चुके हैं। तो हमारे शहरों को तेजी से इम्प्रूव करने की बात करनी होगी, क्योंकि हम जो स्पीड ऑफ चेंज कर रहे हैं वो हमें समझना होगा। हर साल हम उसी जो रिएक्टिव नहीं हो सकते कि ये प्रॉब्लम आई, इसको सॉल्व करना है। हमें प्रोएक्टिव प्लानिंग की ज़रूरत है। और शहर बड़े हो रहे हैं, हमें सब पता है, हम सभी को पता है, अर्बन प्लानर्स को भी पता है, पॉलिसी मेकर्स को भी पता है। सिर्फ शहरों के बड़े होने से हमें जो अर्बनाइजेशन का जो फ़ायदा मिलना है वो नहीं मिल सकता। इसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, लोगों को हम कैसे लिवेबल सिटी दे सकते हैं, फ्यूचर रेडी सिटी दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस तरह की रिपोर्ट जो आती हैं उससे हमारे अर्बन प्लानर और पॉलिसी मेकर अपने शहरों को बेहतर बनाने के लिए जो शहर बेहतर कर रहे हैं दुनिया भर में, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी, उनसे इंस्पिरेशन लेंगे। और अगर आपके पास भी अगर कोई सुझाव हैं तो अपने शहर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो हमारी कोशिश होगी कि आप वो के जो विचार हैं जो आप हमें कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हम आपकी बात आपकी कॉरपोरेशन तक ज़रूर पहुंचाएं।